ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के तहत आज बाजार बंद है इकाई का अध्ययन करेंगे। जहां तक इस इकाई के उद्देश्य की बात है, इस इकाई के माध्यम से हम मोहनदास नैमिषारण्य के उपन्यास आज बाजार बंद है का अध्ययन करेंगे। इस उपन्यास के अध्ययन के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दलित साहित्य में उपन्यास का क्या स्थान है। इस उपन्यास की विषय वस्तु यानी वेश्या जीवन, उसके विभिन्न पहलुओं पे हम बात कर पाएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया में पितृसत्ता और जातिवाद और ब्राह्मणवाद का क्या संबंध है, स्त्रियों के शोषण का धर्म से क्या संबंध है, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, पिछले 20-25 साल से हिंदी में दलित साहित्य एक प्रमुख विधा के तौर पे उभरा है। दलित साहित्य को लेकर एक रूढ़ धारणा है या ये कहकर उसकी हमेशा आलोचना की जाती है कि दलित साहित्य में आत्मकथात्मक लेखन अधिक है, कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं, लेकिन उपन्यास नहीं है। मोहनदास नैमिषारण्य का लिखा हुआ उपन्यास आज बाजार बंद है इस धारणा का उन्मूलन करता है, एक नई दिशा में हमें लेकर के जाता है। मोहनदास नैमिषारण्य 1995 के आसपास से साहित्य की दुनिया में सक्रिय है। सबसे पहले उनकी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे आई, जो 2 भागों में है। अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। उसके माध्यम से मोहनदास नैमिषारण्य की एक पहचान बनी। उनके लिखने का क्रम तब से लेकर अब तक लगातार जारी है। वे बयान नामक पत्रिका के संपादक भी हैं और दलित साहित्य की दुनिया में लगातार सक्रिय हैं। सवाल उठता है कि मोहनदास नैमिषारण्य के इस योगदान को हम कैसे देखें, और खास तौर पर जो दलित साहित्य की एक कमी के रूप में देखा गया कि दलित साहित्य में उपन्यास नहीं है, उस सवाल को हम कैसे देखें। तो मोहनदास नैमिषारण्य का उपन्यास आज बाजार बंद है वेश्याओं के जीवन पर लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा में समाज के विभिन्न तबकों के बारे में लेखकों ने लगातार अपनी लेखनी चलाई है। उक्ति भी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तमाम कवियों, साहित्यकारों, लेखकों ने समाज के हर क्षेत्र के बारे में, समाज के हर तबके के बारे में कुछ ना कुछ लिखा। उसकी सीमाएं हो सकती है। वैश्याओं के बारे में भी पहली बार सिर्फ मोहनदास नैमिषारण्य ने नहीं लिखा। हिंदी साहित्य में इसकी एक समृद्ध परंपरा है। आप देखें तो जब हिंदी में उपन्यास शुरू हो रहे थे, उसी दौर में प्रेमचंद का हिंदी में जो पहला उपन्यास आता है सेवा सदन, वो वेश्याओं के बारे में है। उर्दू का बहुत मशहूर उपन्यास उमराव जान अदा, वो वेश्या जीवन के बारे में है। इसके लेखक है मिर्जा हादी रुस्वा। रूसी भाषा का एक बहुत मशहूर उपन्यास है जिसका हिंदी में अनुवाद गाड़ी वालों का कटरा नाम से हुआ है, अलेक्सांद्र कुप्रिन का। ये भी वेश्याओं के जीवन पर लिखा हुआ बहुत मशहूर उपन्यास है। इसके अलावा पांडे बिचन शर्मा उग्र ने शराबी लिखा, निराला ने अलका, धनीराम प्रेम ने वेश्या का हृदय, ऋषभ चरण जैन ने वेश्यापुत्र और दिल्ली के व्यभिचार, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दाघर। ये कृतियां कहीं ना कहीं वेश्या जीवन से जुड़ी हुई है, उस सवाल को उठाती हैं। लेकिन हिंदी में वेश्याओं के बारे में या किसी भी समस्या पर लिखी हुई रचनाओं का अगर हम ऐतिहासिक विकास के रूप में अध्ययन करना चाहे तो हम पाएंगे कि आरंभिक रचनाएं एक आदर्शवादी लवादा ओढ़े हुए हैं। यानी लेखक एक सच्चाई का बयान करते हुए अंत में एक आदर्शवाद में अपने आप को समेट लेता है, पूरी कथा को समेट देता है। ये दरअसल उस समय की मांग थी कि आप एक ऐसी कल्पना की दुनिया रचें जो वर्तमान की परिस्थितियों से आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जाए। औपनिवेशिक भारत में अगर प्रेमचंद कोई यूटोपिया गढ़ते हैं, किसी आश्रम की स्थापना करते हैं, कोई सच्चाई की जीत दिखाते हैं, तो ये उस वक्त देश की एक आवश्यकता थी। देश के लोग इस रूप में कथाओं को देखना चाहते थे, अपने समाज को देखना चाहते थे, जहां पे सारी समस्याओं का अंत हो जाए, कुछ हल निकल आए।
लेकिन चेखव की एक मशहूर उक्ति है कि लेखक का काम समस्याओं का समाधान बताना नहीं, समस्याओं को बताना है, समस्याओं को प्रकट करना है। यानी महत्वपूर्ण रचनाएं वही होंगी जो समाधान बताने के बजाय समस्या को ज्यादा अच्छे से ढंग से बता पाए। उसके बाद समाधान पाठक अपने आप खोज लेंगे। वेश्याओं का सवाल हो या समाज के विभिन्न तबकों के शोषण से जुड़े हुए सवाल हो, हिंदी कथा साहित्य इस दृष्टि में लगातार परिपक्व होता है। बाद के दिनों तक आते आते उसमें ये प्रवृत्ति क्षीण होती हुई दिखाई देती है कि हर समस्या का समाधान होना ही चाहिए उस रचना में। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार बंद है के माध्यम से वैश्या जीवन के कौन से पहलू इसमें प्रकट हो पाए हैं, कौन से पहलू छूट गए हैं, तथा हिंदी कथा साहित्य मात्र में मोहनदास नैमिषराय के उस उपन्यास का क्या स्थान है। रोक दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने दलित साहित्य की अन्य इकाइयों के अध्ययन के दौरान भी इस बात पर जोर दिया लगातार कि मुक्तिकामी साहित्य के मूल्यांकन के वक्त एक पैमाना ये भी बनाना पड़ेगा, एक प्रतिमान ये भी बनाना पड़ेगा कि दूसरी उत्पीड़ित अस्मिताओं के प्रति उस साहित्य का और साहित्यकार का नजरिया क्या है। यानी अगर आप स्त्रीवादी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें जाति के सवाल को, गरीबी के सवाल को तथा समाज में जो अन्य भेद है उनके प्रति क्या रवैया है। इसी प्रकार दलित साहित्य का अध्ययन करते वक्त उसमें स्त्री के सवाल को भी देखना होगा। और इस मायने में मोहनदास नैमिषराय का उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, जो स्वयं दलित साहित्यकार होने के बाद भी किसी दलित पुरुष की कहानी नहीं कह रहे, वेश्याओं की कहानी कह रहे हैं, उनके बनने की कहानी कह रहे हैं। ये भी दिलचस्प है कि दलित साहित्य पर एक और सवाल लोग उठाते हैं कि दलित साहित्य में भाषा बड़ी कमजोर है, सिर्फ गुस्सा है, गहराई नहीं है। लेकिन आप अगर आज बाजार बंद है उपन्यास पढ़ते हैं तो इस उपन्यास में आपको ये दलित साहित्य के बारे में तमाम जो धारणाएं प्रचलित है उनमें से कई का निराकरण होगा, वो भ्रांत साबित होंगी। स्वयं इस उपन्यास में मोहनदास नैमिषराय जहां से शुरू करते हैं, वेश्याओं के इलाके का चित्रण देखिए आप। नैमिषराय लिखते हैं, शहर के भीतर एक अलग शहर जहां बारूद पिघलाने का कार्य बखूबी किया जाता था। जितना जितना बारूद पिघलती उतना ही वह शहर तड़कता भड़कता था। इस बाजार में नीचे पानी बिकता था और ऊपर आग। आग घोंसलों में सुरक्षित थी, घोंसले जलते न थे, वहां कुछ और ही जलता पिघलता था और पिघलते हुए आसपास बहता था। लोग आते और इस तूफानी नदी में डुबकी लगाकर चले जाते। यहाँ गंगा भी थी और यमुना भी। उनमें ऐसी मदमस्त हिलोरे थी जो किनारे पर बैठे किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी होती है। कितना क्रिएटिव ढंग से, पूरी मार्मिकता के साथ, पूरी व्यंग्यात्मकता के साथ मोहनदास नैमिषराय वेश्याओं के उस इलाके का चित्रण करते हैं। बारूद का पिघलना, आग घोंसलों में सुरक्षित थी और तूफानी नदी में डुबकी लगाना, गंगा भी है, यमुना भी। पूरी व्यंग्यात्मकता, व्यंग्य की इतनी तेज धार आप देखें कि कह सकते हैं कि मोहनदास नैमिषराय इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति की भी एक अच्छी आलोचना प्रस्तुत करते हैं, पूरी तेज धार के साथ में, जहां पर, और ये उपन्यास में लगातार ये तत्व बना हुआ है, जो लड़कियां, जो महिलाएं वेश्या बनने को मजबूर है, उनके बनने की कहानी क्या है। किसी भी पात्र को ले लीजिए, लेखक ने बहुत सारे पात्रों से परिचय कराया है। तमाम पात्रों की कहानियां कहीं ना कहीं हमारी इस सामाजिक व्यवस्था की विद्रूपता का चित्रण करती है
उसकी तरफ इशारा करती है, हमारी उस संस्कृति के खोखलेपन को उजागर करती है जो संस्कृति महान होने का दावा करती है। वो महान संस्कृति कैसे औरतों के शोषण के लिए जिम्मेदार है। इस तरह की रिपोर्ट्स अखबारों में, पत्रिकाओं में देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, और हमारा समाज तो इस बात का गवाह है ही कि धर्म का वेश्यावृत्ति से बड़ा गहरा संबंध है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में छोटी बच्चियों को देवदासी बना दिया जाता है। बाकायदा उसके लिए एक दिन निर्धारित है, एक पूर्णिमा है जब उनको देवदासी बनाया जाता है। आज भी ये प्रथा जारी है और उनमें सबसे ज्यादा इस प्रथा का शिकार होती है दलित लड़कियां। ये देवदासी की प्रथा के वृतांत इतिहास में भी मिलते हैं, पुराने साहित्य में भी मिलते हैं। हजारों साल से देवदासी बनाने के नाम पर स्त्रियों का, और खासतौर पर दलित स्त्रियों का कितना शोषण हुआ है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। साथ ही जो अनाथालय और विधवा आश्रम है वो भी कहीं न कहीं स्त्री को देह व्यापार की तरफ ले जाते हैं, उनको इस अंधेरी गली में जिसमें आगे रास्ता बंद है उसमें धकेलने को मजबूर करते हैं। पिछले दिनों एक फिल्म आई, बड़ी मशहूर हुई, वाटर में बड़ी बारीकी से इस सवाल को उठाया गया है कि यहाँ की जो विवाह व्यवस्था है वो अनमेल विवाह की व्यवस्था इस समाज में स्त्रियों के शोषण के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वो बाल विधवा होने के बाद भी उनको दोबारा जीवन में अवसर में नहीं मिलता जीने का, और उन्हीं विधवा आश्रमों से वो लड़कियां वेश्यालयों तक पहुंच जाती है, जहां पर समाज के तमाम शरीफ लोग जो समाज में इनकी ऊंची हैसियत है वो वहां पर उनका शोषण करते हैं। मंदिरों से लेकर अमीरों के घरों तक स्त्रियों के शोषण की कहानी इस उपन्यास में भी रची बसी है। रोक दीजिए। उपन्यास इस बात की तरफ इशारा करता है कि धर्म और अर्थ से मिलकर जो शोषण का तंत्र निर्मित हुआ है इसमें समाज के सभी वंचित तबके अपना जीवन तबाह करने को मजबूर है, उनको बचाया जाना मुश्किल है। कहीं धर्म का तंत्र मजबूत है, कहीं अर्थ का, और कहीं दोनों मिल गए हैं। पूरा उपन्यास वेश्याओं के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इसमें राजनेता भी है, पुलिस भी है, पत्रकार भी है और एक समाज सुधारक जैसा दिखाई देने वाला एक सुमित नाम का लड़का भी है। उन वेश्याओं की अपनी कहानी है, लेकिन वेश्याओं के जहां वेश्याओं के बयान है वो पूरे समाज की पोल खोलने के लिए काफी है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब बड़ा अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि एक नई ससुराल की तरह है, हर रंगत के मर्द आते हैं, तपाते हैं, सताते हैं और तड़पते हुए छोड़ जाते हैं साले। तो पत्रकार कहते हैं कि ऐसा है अगर तो पेशा छोड़ दो, क्यों अपना जिस्म बेचती हो। उधर से जवाब आता है कि कौन नहीं बेच रहा अपने आप को, हम तो केवल अपना जिस्म ही बेचते हैं, लोग तो अपने जमीर को, अपने देश को बेच देते हैं। यानी आज समाज में अर्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है, रुपया पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसमें वेश्याएं तो सिर्फ अपना शरीर बेच रही है। हमारा पूरा समाज, पिछले दिनों के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इस बात के गवाह है कि देश में किस कदर भ्रष्टाचार है। लोग अपने ईमानदारी को बेच दे रहे हैं और यहाँ तक कि अपने देश तक को बेचने को तैयार है, और इस प्रक्रिया में इंसानी मूल्यों का कितना ह्रास हुआ है। आज देश के किसी भी इलाके में चले जाइए, लूट, डकैती, हत्या, हर तरफ एक अंधी भूख है, और पैसा और पैसा और सुविधाएं। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कौन भुगत रहा है?
ताकत वाले तो नहीं भुगत रहे, जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है। और मोहनदास नेमिष राय ने अपने उपन्यास में ऐसे ही पात्रों को जगह दी है, वेश्याओं को, जो समाज का सबसे उपेक्षित तबका माना जाता है। शबनम बाई है, हिंदू वेश्या है मूल रूप से, मुस्लिम के प्रेम में पड़ गई, मुस्लिम तो धोखा दे गया, एमए की हुई है, पीएचडी करना चाहती थी लेकिन वेश्यालय पहुंच गई। पार्वती है, ऐसी दर्जनों वेश्याओं की कहानी है। किसी का संबंध देवदासी प्रथा से है, किसी का विधवाश्रम से है, किसी का अनाथाश्रम से है, और वहां से यहां तक की पूरी कहानी लेखक ने ये समझने की कोशिश की कि समाज में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वेश्यावृत्ति चल रही है, वो कौन से कारण हैं, उनको लेखक ने समझने और समझाने की कोशिश की है। जैसे एक है, अगर हम रेखांकित करना चाहें बिंदुओं में, जो अनाथालयों में शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, उसकी वजह से लोग, लड़कियां उससे मुक्त होने के लिए वेश्या बनने का रास्ता चुन लेती हैं। इसी तरह से बहुत सारी वेश्याओं की कहानी ऐसी है, वो स्वयं कहते हैं कि हम बनना थोड़ी चाहते थे, हमको बना दिया गया, वो दलालों के चंगुल में फंस गई। इसी तरह से सामाजिक अवमानना की शिकार महिलाएं, जिनको चारों तरफ अपमान मिला और अंततः उन्हें जब मुक्ति की राह दिखाई ढूंढ रही थी, उसी दौरान वो जबरन इस धंधे में धकेल दी गई। कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो युवावस्था में किसी भटकाव की वजह से किसी ने बहका दिया, इतनी समझ थी नहीं, जब जीवन तबाह हुआ तब महसूस हुआ कि हम कहां आ गए। ऐसी तमाम लड़कियों की कहानियां हैं, और उसी के बीच में मोहनदास नेमिष राय का एक यूटोपिया है। डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है आखिरी दिनों का, जब वो धर्मांतरण की सोच रहे थे, जो इस उपन्यास में भी जिसकी तरफ इशारा है कि वेश्याओं को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए और नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, समाज के युवकों को अपने आप को बदलना चाहिए, वेश्याओं को स्वीकार करना चाहिए, उनसे विवाह करना चाहिए ताकि वो नया जीवन शुरू कर सके। इस उपन्यास को लिखते वक्त मोहनदास नेमिष राय के अंतर्मन में कहीं ना कहीं अंबेडकर के ये वाक्य हैं। वो एक अचानक से जो इस कथा का पात्र है, एक नायक है सुमित, उसकी एंट्री कराते हैं, जो इससे पहले की कहानी से कोई ठीक सीधा संबंध नहीं रखते, अनुपस्थित है, लेकिन वो इन वेश्याओं के जीवन में एक क्रांति की तरह आता है, एक लौ बन करके आता है, एक प्रकाश बन करके आता है। वो दुर्घटनावश जब शहर में कर्फ्यू लगाया, बाजार बंद है, उस दौरान इस इलाके में फंस जाता है और इन वेश्याओं से उसका परिचय होता है। उसको महसूस होता है कि वेश्याएं कितनी मुश्किल में जी रही हैं। इसी परिचय के बाद वो खुद को इनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, पार्वती से उसकी मित्रता होती है और वो विवाह करने का फैसला करता है। लेकिन समाज को ये कहाँ मंजूर कि एक वेश्या फिर से नया जीवन शुरू कर सके। वो चारों तरफ से विरोध होता है, उस विरोध को सुमित झेलता है, पार्वती झेलती है और उनके तमाम साथी झेलते हैं। दोनों को जेल भी हो जाती है। लेकिन जिस तरह के पुराने उपन्यासों में, जो उपन्यास की इसकी कमजोरी दिखाई पड़ती है, जैसे पुराने आदर्शवादी उपन्यासों में होता था कि कोई ना कोई तारणहार, कोई ना कोई मुक्तिदाता अंततः आ ही जाता था। जब सुमित उन वेश्याओं के लिए मुक्तिदाता बन करके आता है, उनको वहां से आजाद कराना चाहता है, नई जिंदगी शुरू कराना चाहता है, वेश्याएं भी इस दिशा में आगे बढ़ती है। जब उनको मुश्किलें आती है तो राष्ट्रपति उनकी सजा को माफ कर देता है। इस उपन्यास में एक और इशारा है शुरू में, जब डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ करते हैं मोहनदास नेमिष राय,
तो महात्मा गांधी की आलोचना भी करते हैं कि महात्मा गांधी इतनी बड़ी समस्या को ठीक से देख नहीं पाए, एड्रेस नहीं कर पाए। ऐसा लगता है जैसे चूंकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है कि राष्ट्रपिता जिस समस्या को नहीं सुलझा पाए, जिसको देख नहीं पाए, वो राष्ट्रपति अगर सहयोग करे तो शायद सुलझ जाएगी। यानी राष्ट्रपति उन तमाम लोगों के साथ खड़े हो जो वेश्याओं के साथ खड़े हैं, उनकी मुक्ति के लिए खड़े हैं। लेकिन एक काल्पनिक समाधान है। उपन्यास इससे कमजोर होता है। एक पत्रकार आता है और वेश्याओं की मुक्ति करा देता है। उपन्यास का इससे कोई महत्व नहीं बढ़ता। उपन्यास जिस वजह से महत्वपूर्ण है वो है उसमें वेश्या जीवन के अंदर के जो दृश्य है, वेश्याओं के अंतर्मन तक पहुंचने की कोशिश है। वो जो वेश्यालय है उसका चित्र कितने क्रिएटिव ढंग से लेखक खींचता है। नैमिष राय लिखते हैं परिचय में ढलता सूरज कहता सज संवर कर तैयार हो जाओ। ग्राहक भटकने फिसलने आने लगे हैं। हर मौसम में उनका एक जैसा मिजाज रहता था। वे सीलती नहीं थी, हमेशा दहकने में उनकी बेहतरी थी। वे तड़कती भड़कती औरतें थीं। माँ बहन और बेटियां नहीं थी, सिर्फ रंडियां थीं। अपनी अपनी खाइयों और खंदकों से ग्राहक हमलावर बनकर आते और उन्हें रौंदते चले जाते। शब्दों पे ध्यान दीजिए। नैमिष राय किसके साथ खड़े हैं? एक तो भाषा क्रिएटिव है, मार्मिक है, व्यंग्यात्मक है। अपनी अपनी खाइयों और खंदकों से ग्राहक हमलावर बनकर के आते। घरों से नहीं आते, खाई और खंदकों से। खाई और खंदकों में कौन रहता है? जानवर रहते हैं, खूंखार जानवर। वो ग्राहक मनुष्य नहीं, खूंखार जानवर है ये। और वेश्याओं का जीवन किस तरह से वो अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे मार के उन्हें दूसरों की इच्छाओं के अनुसार चलना पड़ता है, ये लेखक ने बड़ी मार्मिकता के साथ में अलग अलग दृश्यों के माध्यम से, अलग अलग संवादों के माध्यम से और लेख के वक्तव्यों के माध्यम से इसको अव्यक्त किया है। और ग्राहकों का चरित्र कैसा है? दोगला है। पल भर में रानी कहकर सिर पर बिठा लेते और पल भर में रंडी कहकर औकात दिखा देते। लेखक जो उनके दरवाजे पर दस्तक पड़ती है, उस दस्तक को भी इस ढंग से लिखते हैं कि कोठों पर बंद दरवाजे खटखटाने का अर्थ होता है वहां रही उनके जिस्मों पर दस्तक। ये एक रचनाकार की संवेदनशीलता, जिसको हम कहते हैं साहित्य में कि साहित्य परकाया प्रवेश की साधना है। यानी लेखक सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखता, वो दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। और इस मायने में मोहनदास नैमिष राय और उनका ये उपन्यास सफल साबित होते हैं कि वेश्याओं के जीवन के उन मार्मिक पहलुओं को सामने लाते हैं और पाठकों के सामने एक ऐसी दुनिया का चित्र खींचते हैं जिससे ज्यादातर पाठक अनभिज्ञ हैं। आज बाजार बंद है उपन्यास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पितृसत्ता और जातिवाद या ब्राह्मणवाद, उनके संबंधों को स्पष्ट किया गया है और साथ ही पितृसत्ता और धर्म, इनके संबंधों को भी स्पष्ट किया गया है। देवदासी बनने की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उन वेश्याएं जो इसमें पात्र है, पार्वती एक मुख्य पात्र है, पार्वती के जीवन की कहानी के माध्यम से और अन्य वेश्याओं के जीवन की कहानी के माध्यम से किस तरह से धर्म स्त्रियों को शोषण के रास्ते में धकेलता है, उसको बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। जैसे शबनम बाई पार्वती के बारे में बताती है, ये पार्वती है, बिना शिव की पार्वती। शिव ने पहले इसे मंदिर में बैठाकर देवदासी बनाया, फिर मंदिर से चकले में भेज दिया। अब रात में काले चोर के रूप में देवता आते हैं और इस देवी को भोगते हैं। किस तरह से समाज के देवता
जो सफेद पोश लोग हैं, जो मंदिरों से कोठियों तक में, कोठी जो बड़े घर हैं, तमाम उद्योग जिनके हाथ में, देश की सत्ता जिनके हाथ में, उनके लिए स्त्रियां सिर्फ भोग की वस्तु है। धर्म जो शुरू से स्त्रियों को भोग की वस्तु समझता रहा है, और आज के पूंजीवादी दौर में तो स्त्रियां हो या कोई भी हो, सब उपयोग के लिए, सब भोग के लिए है। तमाम विज्ञापनों को आप देखिए, उन विज्ञापनों में स्त्री का शरीर आपको बिकता हुआ दिखाई देगा। और देवदासियां वो अपनी मर्जी से नहीं बनती। उनसे अगर कोई पूछता है कि वह क्यों बनी देवदासी, उसे तो बना दिया गया, देवदासी नहीं, भोगदासी। ये भारत की जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था में दलितों को जिस तरह से अधिकारों से वंचित किया गया, स्त्रियों को अधिकारों से वंचित किया गया, उसमें उनको कुछ अधिकार, धार्मिक अधिकार देने के लालच में हम में से अधिकांश लोग, जो लोग धर्म का पालन करते हैं, वो किस भय से करते हैं? बहुत सारे लोग धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि वो स्वर्ग में अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं। उनको स्वर्ग और नरक का भेद बताया गया है, उनको बहुत सारी चीजों से वंचित किया गया है। वो चीजें प्राप्त करने के लिए एक कुर्बानी के तौर पे उनसे छोटी मोटी चीज कह करके उनका पूरा जीवन मांग लिया जाता है। जो लड़कियां, खासतौर पर दलित समाजों की लड़कियां देवदासियां बनी, उनके मन में यही स्वर्ग की सतरंगी कल्पना थी। मंदिर में जहां उनकी जाति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर वो पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, नृत्य उसमें हिस्सा ले सकती थी। इन सब की वजह से, और शिव और पार्वती के प्रणय की कथाएं सुना करके, जो एक आप कह सकते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, एक छद्म चेतना के द्वारा किस तरह से उनको उस शोषण की अंधेरी गली में धकेला गया, और जिसका नियम क्या है, उन देवदासियों को उन मठों मंदिरों के लोग कैसे भी उनका यूज करें, कैसे भी उनको भोगे, देवता कुपित नहीं होते थे। लेकिन अगर दलित समाज की कोई लड़की देवदासी बनने से मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं बनना, तो देवता नाराज हो जाते थे। कैसे देवता है? धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर एक पूरे के पूरे समाज के आत्मसम्मान को कुचलने की एक कोशिश जिस तरह से हमारी धर्म संस्कृति में होती रही है, मोहनदास नेमिष राय उसकी आलोचना करते हैं। आज उस धर्म संस्कृति के जाल से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूंजीवादी अर्थतंत्र ने हमको घेर लिया है, जहां पर गरीब से लेकर अमीर से अमीर तक महिलाएं उस पूंजी के जाल से बच नहीं पा रही। उनको पूंजी इस तरह से आकर्षित कर रही है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि पूंजी की दुनिया में सिर्फ उनके शरीर का मोल है, उनके अपने होने का कोई वजूद नहीं। तो ये गरीबी, धार्मिक अंधविश्वास और ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों को दबाए जाने से शुरू होकर के जो पूंजीवादी अर्थतंत्र है, उस तक की कई परतों को मोहनदास नेमिष राय अपने इस उपन्यास के माध्यम से खोलते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा समाज और समाज का हर तबका, मैंने कहा जैसा कि इसमें नेता शामिल है, पुलिस शामिल है, सरकारी अधिकारी शामिल है, जिनकी सहमति से वेश्यालय चलते हैं। पुलिस हफ्ता मांगने आती है या महीने में मांगने आती है, अफसरों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और नेताओं का तो आधा घर वेश्यालय, आधा समय वेश्यालय में बीतता है। मोहनदास नेमिष राय समाज की इन विसंगतियों पे बड़ी तीखी नजर, जिसको आप कह सकते हैं, वो डालते हैं और उसका पर्दाफाश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल उपन्यास में यही है कि ठीक है, मोहनदास नेमिष राय के द्वारा सुझाया गया हल हमको पसंद नहीं। पाठक
उसकी वजह से मानते हैं कि उपन्यास कमजोर है। लेकिन इसका उपाय क्या हो, कैसे वेश्याओं की मुक्ति हो? तो इसको लेकर के दुनिया भर में अलग अलग नजरिए हैं। ये तो एक काल्पनिक समाधान हुआ कि राष्ट्रपति और या एक पत्रकार सुमित आकर के उनकी मुक्ति के लिए काम करने लगता है। असल चीज है, स्त्रियों को श्रम में और जीवन के हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी होगी तो वो अपने जीवन संबंधी फैसले ले पाएंगी, निर्णय ले पाएंगी और स्त्रियों का शोषण नहीं होगा। आदिवासी समाज इसका जीता जागता उदाहरण है। आदिवासी समाज में वेश्यावृत्ति की कोई परंपरा है ही नहीं। इससे आगे बढ़कर वहां तो बलात्कार और हत्या जैसे शब्द भी नहीं है, क्योंकि वहां श्रम में स्त्रियों की बराबर की भागीदारी होती है, इसलिए निर्णयों में भी भागीदारी होती है। अगर बाहरी समाज जो अपने आप को सभ्य बताता है, जिसको अपने आप पे घमंड है, उस समाज में स्त्रियां इतनी दोयम स्थिति में हैं कि उसको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। ऐसे में उपाय यही सूझता है, जो एक लेखक उसको प्रस्तुत कर पाए ना कर पाए, लेखक की सफलता इसी में कि उसने समस्या को पूरी गहराई से प्रस्तुत किया। लेकिन वेश्यावृत्ति के मूल में जो चीज है, अनमेल विवाह, पितृसत्ता और समाज के तमाम विभेद, उन विभेदों को हमको खत्म करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उनसे संवाद करना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम निष्कर्ष तौर पे इस उपन्यास को देखें तो कई दृष्टियों से उपन्यास महत्वपूर्ण लगता है अपनी सीमाओं के बावजूद। एक ये कि दलित साहित्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आत्मकथा ही प्रधान है, उपन्यास नहीं लिखे गए या नहीं लिखे जा सकते, उसमें मोहनदास ने मिश्रा ने साबित कर दिया कि अच्छा उपन्यास भी लिखा जा सकता है। और साहित्य का जो उद्देश्य है, परकाया प्रवेश की साधना, दूसरे की समस्याओं को भी उसमें रेखांकित करना, उस उद्देश्य में लेखक सफल होता है। साथ ही उस उपन्यास का महत्व है कि इसके माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति और उसके कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की है, जिसमें लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हमारा धर्मतंत्र और हमारा अर्थतंत्र स्त्रियों के शोषण के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कोई अन्य कारण। लेखक ने बड़ी बारीकी से ये सवाल को एड्रेस किया है कि जो पितृसत्ता और जातिवाद है वो आपस में बहुत गहरे में संबंधित हैं। पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद वो बहुत गहरे में संबंधित है, और पितृसत्ता और धर्म ये बहुत गहरे में संबंधित है, क्योंकि जो लोग इन तमाम क्रियाकलापों में लिप्त हैं, लेखक बार बार इशारा करता है कि वो गंगा या यमुना में डुबकी लगा लेंगे। डुबकी के यहाँ दो अर्थ हैं। जिस तरह से एक अर्थ तो है ही कि वो उन वेश्यालयों में जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी वासना को तृप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के उस विश्वास के ऊपर भी लेखक का एक करारा व्यंग है, जिसमें कोई भी पाप करने के बाद अगर आप गंगा स्नान कर लो तो आपके पाप धुल जाएंगे। जो मठों में, मंदिरों से लेकर वेश्यालयों तक हिंदुओं के द्वारा, ऊंची जाति के लोगों द्वारा स्त्रियों का शोषण है, उससे मुक्ति के लिए वो जिस तरह से पूजा अर्चना और अपने मनमाने ढंग से प्रायश्चित कर लेते हैं, पाप धुल लेते हैं, उस पर भी लेखक की एक कड़ी आलोचना है। इस तरह से संपूर्णता में देखें तो अपने कमजोर समाधान के बावजूद इस उपन्यास में भारतीय धर्म और संस्कृति की आलोचना की गई है और वेश्याओं के जीवन के विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है, और इस विषय को नए संदर्भों में उठाने की दृष्टि से लेखक की ये कोशिश सार्थक और सफल जान पड़ती है। इसलिए ये उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।